नमस्कार। भारतीय संविधान की जो 12 अनुसूचियां हैं वो कई बार एक बड़ी चुनौती की तरह लगती हैं, है ना? लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आज के बाद ये सारी अनुसूचियां हमेशा के लिए याद हो जाने वाली हैं। देखिए, एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, पर इन्हें रटना ये अक्सर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए इस चुनौती को कुछ मज़ेदार ट्रिक्स के साथ एकदम आसान बनाते हैं। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि जब हमारा संविधान बना था तो उसमें सिर्फ 8 अनुसूचियां थीं। बाद में समय के साथ साथ 4 और जोड़ी गईं और टोटल हो गईं 12। और शायद इसीलिए इन्हें याद रखना थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं पहली 4 अनुसूचियों से। ये देश के नाम और बड़े बड़े अधिकारियों के वेतन से जुड़ी हैं। और हाँ, इन सबको याद रखने की एक बहुत ही सरल ट्रिक है। पहली अनुसूची बिल्कुल सीधी सादी है। इसमें भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं। ये हमारे देश की एक तरह से भौगोलिक रूपरेखा तय करती है। अब इसे याद रखने का तरीका तो और भी दिलचस्प है। सोचिए, जैसे किसी भी किताब या नोटबुक के पहले पन्ने पर क्या होता है? नाम लिखा होता है। ठीक उसी तरह संविधान की पहली अनुसूची में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है ना? एकदम आसान। दूसरी अनुसूची का सीधा संबंध है राष्ट्रपति, राज्यपालों, न्यायाधीशों और दूसरे बड़े संवैधानिक अधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से। मतलब ये पूरी तरह से पैसे से जुड़ी हुई है। तो इसे कैसे याद रखें? अच्छा, एक कहावत तो सबने सुनी ही होगी, 2 नंबर का पैसा। कोई ये तो नहीं कहता ना कि 3 या 4 नंबर का पैसा। तो बस इसी 2 नंबर से याद रखिए दूसरी अनुसूची, और पैसे से वेतन और भत्ते। हो गया याद? अब बारी आती है तीसरी अनुसूची की। ये उन शपथों के बारे में है जो मंत्री, सांसद और न्यायाधीश अपना पद संभालने से पहले लेते हैं। ये देश के प्रति उनकी निष्ठा और कर्तव्य की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा है। इसको याद रखने की ट्रिक तो और भी ज्यादा आसान है। शपथ शब्द को देखिए, इसमें 3 अक्षर हैं, श, प और थ। तो 3 अक्षर मतलब तीसरी अनुसूची। जवाब तो सवाल में ही छिपा हुआ है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में, यानी कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, उसमें हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितनी सीटें होंगी उसके बारे में बताती है। ये संसद के उच्च सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व पक्का करती है। इसको याद रखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन बहुत असरदार है। देखिए, राज्यसभा में अक्सर कौन जाता है? अनुभवी और वरिष्ठ लोग। और समाज में जब किसी बुजुर्ग का निधन होता है तो चौथे दिन चौथा की रस्म होती है। तो बस राज्यसभा के वरिष्ठ लोग और चौथा, इन दोनों को जोड़कर चौथी अनुसूची आसानी से याद रह जाएगी। ठीक है, तो अब हम अनुसूचियों के अगले ग्रुप में आ गए हैं। ये प्रशासन, खासकर जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और भारत की आधिकारिक भाषाओं जैसे बहुत महत्वपूर्ण विषयों से जुड़ी हैं। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। अब इसे याद रखने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। हमारे देश में चुनाव कब होते हैं? हर 5 साल में। और हर चुनाव में नेता जनजातीय समुदायों के कल्याण के वादे जरूर करते हैं। तो ये 5 साल का चुनावी साइकिल सीधे सीधे 5वीं अनुसूची और जनजातीय प्रशासन से जुड़ जाता है। अब आती है छठी अनुसूची। ये भी जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में ही है, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क है। जहाँ 5वीं अनुसूची एक जनरल प्रोविजन है, वहीं छठी अनुसूची सिर्फ 4 खास पूर्वोत्तर राज्यों पर लागू होती है: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो भाई, इन 4 राज्यों को कैसे याद रखें? इसकी ट्रिक बड़ी मजेदार है। बस एक लाइन सोचिए, छी पैसा खत्म, अब तो एटीएम में जाना पड़ेगा। यहां छी से हो गई छठी अनुसूची, और एटीएमएम से राज्य, ए से असम, टी से त्रिपुरा और एम से मेघालय और मिजोरम। 7वीं अनुसूची बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों और जिम्मेदारियों के बंटवारे की पूरी रूपरेखा तय करती है। इसे 3 लिस्ट में बांटा गया है। इसे याद रखने का तरीका भी बड़ा आसान है। जब लोग साथ नहीं रह पाते तो क्या होता है? बंटवारा होता है। तो 7 से 7वीं अनुसूची, जिसका विषय है शक्तियों का बंटवारा। इसमें 3 सूचियां हैं: संघ, राज्य और समवर्ती। और हां, इनमें विषयों की संख्या समय के साथ बदली भी है। हमारा अगला पड़ाव है 8वीं अनुसूची। ये भारत की आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त भाषाओं से जुड़ी है। आपको पता है, जब संविधान लागू हुआ था तो इसमें सिर्फ 14 भाषाएं थीं, लेकिन आज ये संख्या बढ़कर 22 हो गई है, जो हमारे देश की भाषाई विविधता को दिखाती है। ये भाषाएं 3 बड़े संशोधनों के जरिए जोड़ी गईं। 1967 में 21वें संशोधन से सिंधी जुड़ी,
फिर 1992 में 71वें संशोधन से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और आखिर में 2003 में 92वें संशोधन से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया। अब इन संशोधनों में जोड़ी गई भाषाओं को याद रखने के लिए दो शानदार ट्रिक्स हैं। 71वें संशोधन के लिए याद रखिए नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। और 92वें संशोधन के लिए शब्द याद रखिए बदमाश, बी से बोडो, डी से डोगरी, ए से मैथिली और एस से संथाली। और यहाँ एक छोटा सा गणित का जादू भी है भाषा से जुड़े संशोधनों का क्रम याद रखने के लिए। पहला था 21वां, दूसरा 71वां, और अगर 21 और 71 को जोड़ें तो क्या मिलता है? 92। और यही था तीसरा संशोधन। है ना कमाल की बात? चलिए अब हम अंतिम 4 अनुसूचियों पर आते हैं। ये सभी मूल संविधान का हिस्सा नहीं थी, इन्हें बाद में संशोधनों के जरिए जोड़ा गया, और ये भूमि सुधार, दल बदल और स्थानीय स्वशासन जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों को कवर करती हैं। तो फटाफट इन चारों को समझते हैं। 9वीं अनुसूची पहले ही संशोधन से जुड़ी गई थी ताकि भूमि सुधार कानूनों को अदालती समीक्षा से बचाया जा सके। ट्रिक है, किसी की संपत्ति लेने से नो यानी नो कहा जाता है। इसके बाद है 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल विरोधी कानून भी कहते हैं। ट्रिक है, नेता कहते हैं बस यानी 10, अब दल नहीं बदलेंगे। 11वीं अनुसूची पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देती है। इसकी ट्रिक है, 11वीं क्लास में अक्सर बच्चे पंचायत यानी गपशप करते हैं। और आखिर में 12वीं अनुसूची ये नगर पालिकाओं को शक्तियां देती है। इसे याद रखने के लिए 12वीं के बाद छात्र पढ़ने के लिए बाहर मतलब शहर जाते हैं। तो देखा, इस तरह इन सरल और मजेदार ट्रिक्स के साथ भारतीय संविधान की 12 की 12 अनुसूचियों को याद रखना अब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। चलिए कुछ सबसे असरदार ट्रिक्स पर एक आखिरी नजर डालते हैं। 2 नंबर का पैसा, शपथ के 3 अक्षर, छठी अनुसूची के लिए एटीएम में, भाषाओं के लिए नमक और बदमाश, और संशोधनों को याद रखने के लिए वो जादुई इक्वेशन 21 + 71 = 92। और अंत में एक सवाल, ये सिर्फ संविधान के बारे में नहीं है, ये सीखने के तरीके के बारे में है। जरा सोचिए, ऐसी जटिल जानकारी को सरल और यादगार बनाने के लिए और कौन-कौन से रचनात्मक तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगली बार तक सीखते रहिए,